बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंडिगो की। इंडिगो मामले में सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। सिविल एविएशन मंत्रालय ने एयरलाइंस की 5% फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश जारी किया है। इसी के साथ कल शाम तक इंडिगो को डीजीसीए को एक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने को भी कहा है। इधर इंडिगो के सीईओ ने कहा कि इंडिगो के ऑपरेशंस सामान्य हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, कल इंडिगो ने सरकार को जवाब दिया था और आज सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। क्या है पूरी डिटेल्स इस पर? जी, डीजीसीए ने एक बहुत ही पहला एक्शन लिया है इस पूरे मामले में और उन्होंने 5% इंडिगो को कहा है कि अपनी जो शेड्यूल्ड फ्लाइट है, विंटर शेड्यूल के लिए जो उन्होंने लिस्ट कराई थी, जो उन्हें एलोकेट हुई थी, उसमें उन्हें कटौती करनी पड़ेगी। कौन सी फ्लाइट्स होंगी? तो जो हाई फ्रीक्वेंसी हाई डिमांड वाले जो रूट्स होते हैं वहाँ पे उनको अपनी फ्लाइट्स की कम करनी पड़ेगी और कहाँ उन्हें नहीं करने के लिए बोला गया है। तो जहाँ वो सिंगल ऑपरेट करते हैं उन्हें जो है वहाँ नहीं करने के लिए बोला गया है। कुल मिलाकर इससे फर्क कितना पड़ेगा? तो अभी लगभग इंडिगो अगर दिन भर की बात बताएं तो लगभग 2200-2300 फ्लाइट्स वो ऑपरेट करते हैं। तो हर दिन में लगभग उन्हें 105-110 के करीब फ्लाइट्स में जो है कटौती करनी पड़ेगी। और इसके पीछे इंडिगो ने जो डीजीसीए ने जो रैशनल दिया है कि जो रूट्स एलोकेट किए गए थे, इंडिगो को जो फ्लाइट्स एलोकेट की गई थी, करीब नवंबर अकेले की बात बताएं तो 64,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स एलोकेट की थी, जिसमें से वो सिर्फ 59,000 ही जो है वो ऑपरेट कर पाए। उनके पास फ्लीट करीब 450 प्लेन्स की है, लेकिन उसमें से वो लगभग 340 के करीब ही उसका यूटिलाइजेशन कर पाए। तो इसलिए वो पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं और इसकी कुशलता नहीं है उनके अंदर। इसलिए इस रैशनल का इस्तेमाल करते हुए डीजीसीए ने कहा कि उन्हें अपने 5% जो फ्लाइट्स हैं उन्हें जो है कम करना पड़ेगा। कल उसकी रिवाइज लिस्ट देनी पड़ेगी ताकि जो विंटर शेड्यूल है उसमें बदलाव किया जा सके। जी रोहन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। इस बीच इंडिगो के सीईओ ने कहा है कि एयरलाइंस के ऑपरेशंस सामान्य हो गए हैं। I can confirm now that today, as of December 9th, our operations are fully stabilized, which means flights reflecting on our website are scheduled to operate with an adjusted network. So please continue to check our website for updates. We continue to work in full cooperation with the government. And now that the immediate crisis is dealt with, we started to focus internally on what has led to this, lessons learned to be drawn, and how to emerge stronger from this. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. वहीं इंडिगो संकट पर लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार की नजर बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि संकट के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action, as empowered under the Aircraft Rules and Act, will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance, or non-adherence to statutory provisions. बढ़ते अगली खबर की ओर। संसद में आज एसआईआर के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हो रही है। विपक्ष के नेताओं ने एसआईआर की कमियों और वोट चोरी के मुद्दे को मजबूती से सदन के पटल पर रखा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर देश के संस्थानों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। To capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. Capture of the institution that directly controls the election system of our country. You know they're destroying it.
I know they're destroying it, and they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. और वही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल के वार पर पलटवार किया। हम हारने वाले हैं सर, लेकिन हम इस देश के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हम वोट की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति देश की करते हैं कि जो लोग एसआईआर में, मेरे माँ पिताजी का नाम कटा, मेरे माँ पिताजी गांव में नहीं थे, मेरे माँ पिताजी शहर में रहते हैं, मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम कटा। और मुझे खुशी है कि उनका नाम कटा, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो किसी कीमत पर बिहार में वोट देने के अधिकारी नहीं थे। 70 साल का एसआईआर है क्या सर? 70 साल का एक आदमी तजीमुल, मैं आपको नाम कहता हूं क्योंकि मुझे पार्टी ने प्राणपुर का इंचार्ज बनाया था सर। एक मुझे खबर मिली, मैं उसके घर पर गया, तजीमुल नाम था। 70 साल में वो आदमी आकर कहता है कि मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि 18 साल जब वोटिंग का राइट हो गया तो आप 70 साल तक क्या कर रहे थे? 2020 के वोटर नहीं, 2015 के वोटर नहीं, 2010 के वोटर नहीं, 2005 के वोटर नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये देश जो है वो बांग्लादेशी वोटरों से जो है बिहार का चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा? एसआईआर करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों के साथ मारपीट और धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है इस तरह के मामले कोर्ट के सामने रखे, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? 12 राज्यों के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में बीएलओ के लिए सिक्योरिटी मुहैया कराने की मांग की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि कई राज्यों में बीएलओ के साथ मारपीट की घटनाएं और उनको धमकी देने की घटनाएं सामने आई है। ऐसे में कोर्ट उनको सुरक्षा प्रदान कराए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अराजकता वाला माहौल है। जो भी अगर बीएलओ ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं उनको फील्ड के अंदर जाना पड़ता है। ये किसी भी तरह से कोई डेस्क जॉब नहीं है। उनको फॉर्म इकट्ठे करने पड़ते हैं, उनको फॉर्म जमा कराना पड़ता है, उनको अपलोड करना पड़ता है। ये काफी दबाव देने वाला और तनावपूर्ण काम है। तो ऐसे में जो बीएलओ है उनको पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि वो बिना अपने डर के काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें किसी भी तरह के राजनीतिक नैरेटिव में ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी पूछा कि क्या आपको लगता है कि इस मामले में किसी तरह की गाइडलाइंस पे पारित करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में नोटिस भेजा। उनसे पूछा है कि आप बताइए हमें किस मामले में किस तरह आदेश पारित करने की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी पर। और जैसा आपने देखा कि एसआईआर चुनाव सुधार पर संसद में बहस चल रही है, तो आज आवाज अड्डा में भी इसी पर कर रहे चर्चा। एसआईआर संसद में आर पार, तो शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा आवाज अड्डा में। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम के महत्व को ही नहीं जानते वो इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बना दिया गया था। पूरे देश को जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बनाकर रख दिया। और कल 150वां साल है। 150वें साल में लोकसभा में चर्चा हुई। साहब, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टागोर जैसे लोग वंदे मातरम गाकर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए
जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में वंदे मातरम के नारे लगाए और बीजेपी पर पलटवार किया। वंदे वंदे वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सोने दो, क्योंकि जब मुल्क जागता रहेगा वो सोते रहे तो ही अच्छा रहेगा। सर, मैं सौभाग्यशाली हूं और ये गाना मैं 60 साल से गा रहा हूं, क्योंकि मैं 55 साल तो इसी में गुजारा, एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर। सो इसीलिए मुझे तो वंदे मातरम गाना पहले से ही मुझे आदत हो गई है, हम गाते रहते हैं। लेकिन वंदे मातरम नहीं गाने वाले अब शुरू किए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। डील पर बातचीत के लिए आज रात अमेरिकी अधिकारियों की टीम भारत पहुंचने वाली है। अगले 2 दिनों तक डील की शर्तों पर बातचीत होगी। इनकी यहाँ ये यात्रा जो है एक तरीके से एक फैमिलियराइजेशन विजिट है और साथ ही साथ जो आला अफसर है भारत सरकार में उनसे मिलेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि दोनों देशों के बीच में एंगेजमेंट चल रहा है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको कंक्लूड किया जाए, उसकी समाप्त किया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, अमेरिकी अधिकारियों की ये जो टीम भारत दौरे पर आने वाली है, ये कितना अहम है? मुझे लगता है कि यूएस अधिकारियों की ये टीम जो भारत आ रही है, ये भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील होनी है उसकी बातचीत को लेकर ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जब से भारत पर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया है उसके बाद से दूसरा दौरा है यूएस अधिकारियों का। और इस टीम में बड़े बड़े उनके अधिकारी शामिल हैं। यूएस अधिकारियों की टीम में उनके जो चीफ नेगोशिएटर हैं ब्रेंडन लिंच, वो इसमें आ रहे हैं। डिप्टी यूएसटीआर जो हैं रिक, वो इसमें आ रहे हैं। और 2 दिनों तक बैठक होगी, कल और परसों 10 और 11 दिसंबर को बैठक होगी। और उस बैठक में दरअसल यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना है उसकी शर्तों को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जब पहली बार आए थे तब एक मोटा मोटा मसौदा तैयार कर लिया गया था। अब समझा जा रहा है कि डील की कई सारी बातों पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको अंतिम रूप देने के लिए यहाँ पे यूएस की टीम आ रही है। हालांकि भारत अपने रुख पर कायम है कि जो इनकी रेड लाइन एरियाज़ हैं कि हम इन सारी चीज़ों पे, इन सारे सेक्टर में कोई बड़ी राहत नहीं देने वाले हैं। शायद उस पर भारत अभी भी टिका ही रहेगा। और ये जो बातचीत होगी उसमें उद्योग मंत्रालय की तरफ से जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं दर्पण जैन, वो दरअसल इस बार चीफ नेगोशिएटर होंगे, क्योंकि इससे पहले राजेश अग्रवाल चीफ से नेगोशिएटर थे, वो अब सेक्रेटरी बन गए हैं, तो उनकी जगह दर्पण जैन ने लिया है। वो खुद वहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो अब चीफ नेगोशिएटर की भूमिका में रहेंगे। और 2 दिनों तक बैठक होने के बाद समझा जा रहा है कुछ हद तक सहमति बनने का आसार होंगे। हालांकि इस दौरे में ही डील का ऐलान हो जाएगा इसकी संभावना कम है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये टीम यहाँ पे आ रही है उससे पहले यूएस के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि भारत से जो चावल का इंपोर्ट होता है उस पर हम ड्यूटी लगाएंगे। तो इस तरह की जो बातें आई हैं थोड़ी सी अपेक्षाओं पर कह सकते हैं कि अपेक्षाओं को कम किया है। इस बातचीत से क्या कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन अगले 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर के। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी पर। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। इकोनॉमी के अलग अलग हिस्सों पर इसका असर हो रहा है। केमिकल सेक्टर की अगर बात करें तो इसको इस वजह से फायदा और नुकसान दोनों हो रहा है। डॉलर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो केमिकल सेक्टर में आगे क्या होगा, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। केमिकल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट के बाद पेमेंट डॉलर में आता है, इसलिए डॉलर मजबूत होने से एक्सपोर्टर्स को थोड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा पड़ने लगा है। इसी वजह से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। डॉलर पिछले 1 साल में करीब 7% मजबूत हुआ है। इंपोर्ट कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है। लास्ट ईयर के मुकाबले 10 to 15% इंपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, क्योंकि डॉलर सामने काफ़ी वीक हो गया अगेंस्ट यूएस डॉलर।
फ्रेट चार्जेस काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं बिकॉज अगेन फ्रेट जो हमारा होता है वो डॉलर्स में होता है, सो वी हैव टू पे मोर, ज़्यादा पे करना पड़ रहा है अभी 10 to 15% फ्रेट के अंदर में। तो इंपोर्ट महंगा हो गया और एक्सपोर्ट सस्ता हो गया है, तो नुकसान तो है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले अहम रॉ मटेरियल और अन्य इंटरमीडिएट्स चीन, कोरिया और जर्मनी से आते हैं। भुगतान डॉलर में होता है। सरकार रॉ मटेरियल इंपोर्ट पर करीब 7% तक लाभ देती है ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और इसी वजह से इंपोर्टेड इनपुट पर निर्भरता भी बढ़ी है। अब इंडस्ट्री की मांग है कि ड्यूटी ड्रॉबैक जो अभी अधिकतम 2% है उसे बढ़ाकर कम से कम 5% किया जाए ताकि घरेलू केमिकल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले। जो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देते हैं उसमें 2 टाइप के एक्सपोर्ट बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, एक ड्यूटी ड्रॉबैक है और एक रोड टैप स्कीम है। तो हमारी डिमांड ऐसी है कि ड्यूटी ड्रॉबैक रेट जो अभी 0.5% से 2% तक मिलता है वो हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड 5% से ज्यादा मिलना चाहिए। भारत का कुल केमिकल निर्यात अमूमन 20 से 25 बिलियन डॉलर होता है। मौजूदा स्थिति में सरकार और निर्यातक को खास लाभ नहीं हो रहा है। जिन जिन देशों के साथ हमारी स्पर्धा है वहाँ पहले से ही टैक्स बेनिफिट्स ज्यादा है। अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा करनी है तो सरकार को नियमों में थोड़ी सी छूटछाट देनी पड़ेगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।